नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा यही है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th की केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग कि अब परीक्षाओं का त्यौहार शुरू हो चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब प्रत्येक चैप्टर के जिस चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, जिसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो थ्योरी होगी आपके पास, जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस होंगी। तो आज जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन क्या है। ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये शिकायत होती है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो खास तौर पे न्यूमेरिकल्स आपके एक नेंसर्ट समीकरण हो गया, ये समझ में नहीं आते हैं। तो इसको समझने के लिए एक मेथड क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से चलते हैं हम लोग। तो देखिए, सेल का वैद्युत वाहक बल जब कभी भी किसी भी सवाल में पूछा जाएगा, ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा जाएगा, तो फार्मूला वहाँ पे लगेगा आपका स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल होता है स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड होता है। अब उसके पश्चात अगर नेंसर्ट समीकरण पूछा जाता है किसी भी सवाल में कि दिए गए सवाल में से जो है आपको नेंसर्ट समीकरण लिखिए क्या होगा, तो नेंसर्ट समीकरण का फार्मूला होता है ई सेल इक्वल स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 और लॉग एनोड अपॉन कैथोड होता है। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये कितने पर होता है? ये 25 डिग्री सेल्सियस पर नेंसर्ट समीकरण होता है ई सेल इक्वल स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड होता है। उसके पश्चात ध्यान रखिएगा, अच्छा ई सेल क्या होता है? ई सेल आप कब लगाएंगे ये फार्मूला? ई सेल आप इसको तब लगाएंगे जब कभी भी सवाल में जो है आपसे सेल का अपचयन विभव पूछा जाता है। सेल का अपचयन विभव या नेंसर्ट समीकरण पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे ई सेल निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको? ई सेल निकालना होगा। अगर आपसे सवाल में सेल का मानक अपचयन विभव पूछता है, क्या पूछता है? सेल का मानक अपचयन विभव पूछता है, तो वहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड ई सेल निकालना होगा। अच्छा, ये तो रही बात आपकी न्यूमेरिकल्स की। अब मेन बात फंसती है एनोड और कैथोड क्या होता है। जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता है, लगभग 10 में से 6 से 7 विद्यार्थियों की यही शिकायत रहती है कि सर एनोड और कैथोड क्या होता है। तो एनोड और कैथोड क्या होता है उसको देखेंगे, कैसे समझेंगे क्या होता है। देखिएगा, एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जो होता है आपका अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। और ध्यान रखिएगा, एनोड पर तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादातर विद्यार्थियों की 10 में से 6 से 7 विद्यार्थियों की शिकायत रहती सर एनोड और कैथोड समझ में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये किस पर होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है, और ये किस पर होता है? ये ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल पे। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल इसको कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या वैद्युत रासायनिक सेल में जो होता है ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर होता है। बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक जो है Zn2+ आयन में कन्वर्ट होती है, और इसका मतलब है कि ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, अर्थात लवण सेतु है। ये
ये क्या है, ये लवण सेतु है। अब कॉपर 2+ आयन किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में कन्वर्ट होता है। इसके माध्यम से यह न्यूमेरिकल्स जो नेल्सन समीकरण पूछा जाएगा आपसे, या तो सेल का वैद्युत वाहक बल पूछा जाएगा तो उसमें इस तरह की रिएक्शन दे दी जाती है और कुछ इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इसकी वैल्यू दे दी जाएगी। अब आपसे पूछेगा क्या बताइए, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड नहीं लिखा होता है, तो कैथोड और एनोड को समझने के लिए देखें कैसे। सबसे पहले इसकी संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बनेगी वो समझते हैं। जैसे ये लिखा बेटा जिंक, क्या लिखा है जिंक, जिंक से क्या बन रहा है, Zn2+ आयन में चेंज हो रहा है। Zn किस में चेंज होता है, Zn2+ आयन में चेंज होता है। इसके बाद कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन किस में चेंज होता है, कॉपर में चेंज होता है। तो ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया बनी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या बनी, जिंक प्लस कॉपर 2+ आयन, इट मेक्स दैट Zn2+ आयन प्लस कॉपर बना। अब इसके बाद कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑक्सीकरण होगा, कौन सा अपचयन होगा, अर्थात हमें मेन हमारा काम जो मुख्य काम है, जो मेन फोकस होगा वो एनोड और कैथोड पर होगा। एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है। Zn किस में चेंज हुआ, Zn2+ में चेंज हुआ। तो ध्यान रखना, इस बहुत अच्छा तरीका, बहुत प्यारा तरीका है समझने का। जिंक का वैसे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 30 होता है, बशर्ते आपके माइंड में जो समझ में आता है वो नंबर मान लो। हमने 10 मान लिया, कितना मान लिया, 10 मान लिया। अब 10 मान लिया। केमिस्ट्री में जानते हो आप, केमिस्ट्री में आप समझते हो प्लस, इलेक्ट्रॉन पर अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्लस लगा हुआ तो दे रहा है, और माइनस का मतलब है तो क्या कर रहा है, वो ले रहा है। माइनस मतलब ले रहा है, प्लस मतलब दे रहा है। इस पर प्लस लगा हुआ, कितने प्लस लगे हुए, 2 लगे हुए। यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 में से 2 दिए तो इसके पास कितने बचे, 8 बचे। 8 बचे मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, 2 दिए। तो बेटा ये क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का छोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है लाला। तो ध्यान रखना बेटा, जिंक का कितना था, 10 था, 10 में से 8 मतलब इसने 2 छोड़े, इसने 2 छोड़े। तो ये किस पर होगा बेटा, ये ऑक्सीकरण होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण पर क्या होता है आपका, एनोड होता है। ऑक्सीकरण पे क्या होता है, ऑक्सीकरण पे एनोड होता है। मतलब एनोड पर हमें कौन सा रखना होगा लाला, एनोड पर रखना होगा Zn2+ वाला, मतलब जिंक वाला पार्ट किस पर जाएगा आपका, एनोड पर जाएगा बेटा। अब अच्छा कैसे पहचानें कैथोड पर कौन सा जाएगा, कैथोड पर वही प्यारा तरीका आपका, कॉपर 2+ आयन, इट मेक्स दैट कॉपर बना रहा, वही बताया तरीका आपको कि आप अपने मन में कोई भी एक नंबर मान लो। वैसे कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, कितना होता है, 29 होता है। एक को छोड़ करके आपके माइंड पे जो 2 से लेकर के जितना भी अनंत तक आप नंबर सोच सकते हो, सोच लीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको भी 10 मान लिया, कितना मान लिया, इसको 10 मान लिया, कितना मान लिया, 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया। अब 10 थे यहाँ पे, कितने थे, 10। अगर इसको 10 मान लेते हैं, कितना मानते, 10। तो 10 में से इसने 2 दिए, 2 दिए तो इसके पास कितने बचे, 8 बचे ना, 8 बचे। अब इसका 10 मान लेंगे, इसका कितना था, 10, इसके पास 10, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 10, 8 से 10 हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ बढ़ना। और बढ़ना मतलब ग्रहण करना। इसने 10, इसके पास 8 थे, 2 इसने ग्रहण किए। ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अर्थात कैथोड कहलाता, मतलब बढ़ना क्या है आपका, बढ़ना क्या होता है, बढ़ना होगा आपका अपचयन मतलब कैथोड, घटना क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब एनोड होगा। घटना क्या होगा आपका, ऑक्सीकरण मतलब एनोड होगा। जैसे यहाँ पे ये 10 था, ये 10 से 8 हुआ, ये 8 से 10 हुआ, मतलब कॉपर बढ़ा। कॉपर कितना बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, बढ़ाए, ग्रहण किए। ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अर्थात ये किस पर होगा आपका, ये होगा आपका कैथोड पर होगा भैया, किस पर होगा, कैथोड पर होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको एनोड और कैथोड समझ में आया होगा। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। अब कोई भी अगर रासायनिक समीकरण आपको दिया जाता है, उससे आपसे सेल का वैद्युत वाहक बल पूछता है, या आपसे नेल्सन समीकरण पूछता है, या मानक अपचयन विभव पूछता है, या अपचयन विभव पूछता है, तो आप लोग कैथोड और एनोड में कंफ्यूज नहीं होंगे।
ध्यान देना यहाँ पे हो सकता है कहीं पे उत्पाद बटे अभिकारक लिखा होता है, कहीं पे ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन लिखा होता है, बशर्ते ये फार्मूला ज़्यादा बेटर लगता है मुझे समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ई बराबर यहाँ पर भी कैथोड एनोड में आपको अंतर समझ में आया, आपको समझ में आया ना, क्या था, ई सेल इक्वल स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 लॉग एनोड अपॉन कैथोड, अर्थात एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़े मतलब कम करे वो एनोड पर, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे बढ़ाए वो क्या कहलाता है, आपका कैथोड पर जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इतना समझ में आया होगा आपको, फॉर्मूले समझ में आए होंगे क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके सीखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सीखेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला सवाल जो है न्यूमेरिकल्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है, निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना करनी है, अर्थात मानक वैद्युत वाहक बल की गणना करनी है। रिएक्शन है, जिंक जो है कन्वर्ट होती है Zn2+ में, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 है, और ये उसके बाद में कॉपर 2+, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 है, ये कन्वर्ट होता है कॉपर में कन्वर्ट होता है। दिया गया है आपको स्टैंडर्ड ई Zn2+ कन्वर्ट किस में हो रहा है, जिंक में, इसकी वैल्यू कितनी माइनस 0.76 वोल्ट है। इसी प्रकार कॉपर की कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट है। अब आपको अभी ईएमएफ निकालने का फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड ई से इक्वल होता है स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड कैसे जाएगा, एनोड कैसे जाएगा, कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को जो है पहले संपूर्ण सेल अपक्रिया में चेंज करते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग इसकी अर्ध सेल अपक्रिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जिंक की, जिंक, अब आपको उससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना छोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, अर्थात इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण पर क्या होता है बेटा, एनोड होता है, मतलब एनोड पर। तो एनोड पर किसकी वैल्यू रखनी है, आपको जिंक वाली रखनी है। कॉपर 2+, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे, ग्रहण किए होंगे। ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉन कुछ ग्रहण किए और ये किस पर होगा, अपचयन पर होगा। अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर होता है। इतनी बात समझ में आई। ये संपूर्ण सेल अपक्रिया, ये अर्ध सेल अपक्रियाएं हो गई। अब इसके पश्चात फार्मूला लगा देते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है, स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल स्टैंडर्ड ई कैथोड। तो कैथोड पर कौन सा जा रहा लाला, कैथोड पर कौन सा गया है, कैथोड पर गया कॉपर वाला। कौन सा गया, कॉपर वाला। कॉपर वाली वैल्यू कहाँ पे, कॉपर वाली वैल्यू उठा लो, कॉपर 2+ कॉपर। अच्छा इतना समझ में आया लाला। अब बढ़ते हैं, अच्छा एनोड पर, उसका क्या है, एनोड है, एनोड स्टैंडर्ड ही एनोड। एनोड पर कौन सा जा रहा लाला, एनोड पर किसका, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। तो जिंक वाला पार्ट किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, अर्थात स्टैंडर्ड ई Zn2+ और Zn। अब इसके बाद लाला देखो, इसकी वैल्यू कॉपर 2+ की वैल्यू कितनी दी गई, प्लस 0.34 वोल्ट है, प्लस 0.34 वोल्ट है। ठीक, यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं, यूनिट लास्ट में लिख देंगे हम लोग। अब आ जाओ लाला, अच्छा Zn2+ वाली की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 है, माइनस 0.76। अब अच्छा प्लस आगे लगा हुआ है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा ऐड कर लेंगे, 6 4 10 हुआ, 7 3 10 और 11 हुआ, और डेसिमल दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद लगा, 2 अंक के बाद लगा दीजिए। तो स्टैंडर्ड ई सेल अर्थात मानक अपचयन विभव कितना निकल के आया बेटा, आपका 1.10 वोल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन बहुत छोटा है, अच्छा ये तो तरीका था थोड़ा ऑफिशियल तरीका करने का, ये तरीका था ऑफिशियल आपके पास। यदि आपके पास समय है, मैं कहता हूँ कि आपको 95% कोशिश करनी है न्यूमेरिकल को इसी तरह से लगानी है। अब जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है, बाय चांस आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम में बैठे हुए आप ये भूल जाते हैं, तो एक और तरीका है, 5% तरीका है। वो 5% मतलब लास्ट में अप्लाई कीजिएगा कि सारे अस्त्र सीख के जाओ और इस विद्या को लास्ट में यूज करो। अगर आवश्यकता पड़े तो ध्यान रखना, माइनस वाले पार्ट को पीछे रख देना और प्लस वाले पार्ट को आगे रख देना।
क्या करना, प्लस वाले पार्ट को अगर ईएमएफ निकालना है, वैद्युत वाहक बल निकालना है, तो कोशिश करनी है आपको कि प्लस वाला पार्ट उठा के आगे रख दो और माइनस वाला पार्ट उठा के पीछे रख दो और वैल्यू हल कर दो, तो माइनस माइनस प्लस मतलब सॉल्व कर लेना। ये तरीका आपका लास्ट में तरीका, लेकिन कब यूज करना है इसको, 5% यूज करना है। 95% आपको तरीका ये ऑफिशियल वाला यूज करना है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अब हम लोग इसके बाद सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा होगा नेनसट समीकरण से क्या हो, नेनसट समीकरण से न्यूमेरिकल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, मानक वैद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं। अब सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल देखें, नेनसट समीकरण वाला न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लिखा है 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नेनसट समीकरण का है, और या तो केवल अपचयन विभव की बात करें। क्या लिखा है, निकिल जो है निकिल 2+ में कन्वर्ट होता है कितनी सांद्रता पर, 0.01 सांद्रता पे, और कॉपर 2+ कितनी सांद्रता, इसकी 0.1 सांद्रता, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है कॉपर में। तो कहता लाला कि उपर्युक्त सेल का ईएमएफ अर्थात ई सेल 0.59 वोल्ट है, तो मानक सेल के मानक ईएमएफ स्टैंडर्ड ई सेल की गणना करनी है आपको। ठीक, अच्छी बात है। अब आपको अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहला काम आप करें, फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा, फार्मूला इसमें यूज होगा ई सेल बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड, ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा, अच्छी बात। अब उसके बाद जो रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं संपूर्ण सेल अपक्रिया में। तो संपूर्ण सेल अपक्रिया में आपको कन्वर्ट करने का तरीका हमने बता दिया है कि निकिल किस में कन्वर्ट होता है, निकिल 2+ में कन्वर्ट होता है, अर्थात अभिकारक पे निकिल रहेगा, उत्पाद पे क्या बनेगा आपका, निकिल 2+ आयन बनेगा। अच्छी बात। अगला कॉपर 2+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है लाला कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अच्छी बात, मतलब कॉपर 2+ आयन किस में होगा आपका, अभिकारक में होगा, उत्पाद पे क्या होगा, कॉपर होगा। बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद इनकी अर्धशील अभिक्रियाएं निकाल लेते हैं। तो अर्धशील अभिक्रियाएं निकालने का तरीका आपको बता दिया। निकिल को कन्वर्ट किस में हो रहा था, निकिल हो रहा था बेटा निकिल 2+ आयन में, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अच्छी बात। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हमें लगता है अब ये समझ गए, भूलोगे नहीं जल्दी आप लोग। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पे क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अच्छी बात। अगला है कॉपर 2+ आयन, ये कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बनाता है, ये कॉपर बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। और तुमको बताए थे अभी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर होता है। और ये घटनाएं किस पर घटती हैं, घटनाएं घटती हैं वैद्युत रासायनिक सेल या आपका वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। ये याद रखना, कम से कम हम इस न्यूमेरिकल के साथ में तुमको 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें होते चले जा रहे हैं आपके। अच्छी बात। अब शुरू करते हैं हम लोग अपने प्रोसेस पे करते हैं। ठीक, अब फार्मूला है ई सेल बराबर, अच्छा ई सेल की वैल्यू दी गई है आपको, इन्होंने गिवन कर रखी थी कि ई सेल की वैल्यू 0.59। अच्छी बात। स्टैंडर्ड ई सेल का मान पूछा है आपसे, देखो वो लिखा हुआ, लिखा है मानक ईएमएफ की गणना करनी है, अर्थात स्टैंडर्ड ई सेल निकालना है। अब 0.059 केस फंसता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो ग्रहण किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, एन होता है, एन की वैल्यू होता है। तो देख रहे होगे जब आप अर्धशील अभिक्रियाएं बनाए हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा भैया, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन जा रही है, एनोड पर किसका, एनोड पर निकिल जा रहा था, अर्थात निकिल 2+ आयन किस पर जाएगा आपका, एनोड पर जाएगा। कैथोड पर कौन सा जा रहा है, कैथोड पर ध्यान देना, कैथोड पे कॉपर 2+ आयन जा रहा है। क्या जा रहा है भैया, कॉपर 2+ आयन किस पर जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है लाला। 0.059
बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग निकिल 2 प्लस आयन कहाँ पे ये है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.01 है, और कॉपर 2 प्लस की वैल्यू कितनी है 0.1 है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको कैलकुलेशन देखें भैया, यहाँ से दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, कितने जीरो बढ़ाओ 2 जीरो बढ़ाओ क्योंकि 2 अंक थे, यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से 1 जीरो बढ़ाओ क्योंकि 1 अंक था, ये जीरो से ये जीरो काटो, 0.059 बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, और ध्यान दो अगर किसी अशून्य अंक के आगे शून्य स्थित होते हैं तो उनका कोई महत्व तो नहीं होता, बशर्ते दशमलव ना लगाओ। तो ये बचा 1/10 बचा, कितना बचा 1/10 बचा, 1/10 बचा नीचे वाला 0.059 बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, और इसको लिख सकते हो लाला log 10 की पावर -1, log 10 की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद कितना है 0.059 बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस, उसके बाद में 0.059 अपॉन 2, 0.059 अपॉन 2, और इसके बाद कितना लिखा है log 10 इनवर्स लिखा है, log क्या लिखा है 10 इनवर्स लिखा है, 0.059 बराबर स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 और log 10 की पावर -1। ध्यान देना log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, m की पावर log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है n log m होता है। एक कहावत बड़ी पुरानी है कि पानी पियो, एक कहावत बड़ी पुरानी है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो हमेशा, मैं किसी अध्यापक की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा बहुत गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 में से 7 लोगों के लिए नापसंद होता है क्योंकि लेंथी होता है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी, कैलकुलेशन पे ध्यान दें, गणित बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमारे एक गुरु जी हैं विपिन सर जी, जिनका यूट्यूब पे चैनल है मैथ मीन्स विपिन सर के नाम से। तो गणित मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से हमको समझाए। तो आप लोग भी जा करके उस चैनल्स को ज़रूर देखें, वहाँ पे गणित की बेहतरीन क्लासें आपको उपलब्ध होंगी। तो फार्मूला ध्यान दें, log n की पावर m का फार्मूला होता है n log m होता है। तो ये होगा -1 log 10 होगा, -1 log 10 होगा। अच्छा, अब इसके बाद 0.059 बराबर होता है स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 होता है। और ध्यान देना log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अच्छा बेटा, 0.0591 स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 होता है। और 1 का गुणा 1 के साथ करोगे -1 होता है, और माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। 0.059 यहाँ पे कुछ गलत लिखते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 0.059 था। इसके बाद स्टैंडर्ड ई सेल प्लस बचा। अब बच्चा 1 से गुणा करो या भाग करो, संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते जोड़ देंगे या घटा देंगे तो परिवर्तन हो जाता है। तो ये बचेगा 0.059/2, 0.59 बराबर स्टैंडर्ड ई सेल, इसका 2 का भाग लगा दोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 0.0295 आ जाएगा, 0.0295 आ जाएगा। अब अच्छा, इतना तो गणित में ज़रूर पढ़े हुई हो कि 6, 7, 8 में खूब पढ़ाया गया होगा, खूब पीजी आपको प्राइमरी जूनियर पढ़ाएगा तो प्लस वाली संख्या पक्षांतर हो जाती तो माइनस हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ई सेल बराबर ये हो जाएगा 0.59 माइनस का 0.0295।
इसको जब आप लोग लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.56 आ जाएगा। 0.5605 आ जाएगा, लगभग 0.5605 आ जाएगा। और आप ये रूल पढ़ रखे हैं कि दशमलव के बाद का यदि अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हट जाता है, और हटने के बाद में आगे वाले नंबर को 1 दे देता है। अगर छोटा होता है तो हटता है, बिना परेशान के कुछ भी आगे वाले को नहीं देता, चुपचाप हट जाता है। अब यहाँ पे अगर रूल लगाएंगे तो ध्यान दो कि 1 छोटा है 5 से, हटेगा तो बिना परिवर्तन किए हुए निकल जाएगा, तो यहाँ पे लगभग वैल्यू प्राप्त होगी आपको 0.56। तो आंसर आपका क्या मिलेगा, लगभग क्या आएगा, स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल 0.56 वोल्ट आएगा। और यही आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आज के आपको टॉपिक क्या पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा था मानक अपचयन विभव निकालना, उसका नियंत्रण समीकरण अगर किसी के लिए निकालना हो या अपचयन विभव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 टॉपिक हमने पढ़े, इसमें एक ऑक्सीकरण पढ़ा, एक अपचयन पढ़ा। क्या होता है, अच्छा ऑक्सीकरण पे क्या होता है, एनोड होता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन पर होता है। ये सारे टॉपिक क्लियर हुए। अगर आपको समझ में आया है, तो आप लोग आगे इसे शेयर कर सकते हैं, और नहीं आया तो देखने में क्या जाता है, आपको देख सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बशर्ते मेरा यही कहना है कि आप लोग देखें ज़रूर, समझें ज़रूर, क्योंकि आप आज समझेंगे तो हमें याद नहीं याद करेंगे, लेकिन आगे ज़रूर याद करेंगे आने वाले वर्षों में। अब हम लोग कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। ये 2 टाइप क्वेश्चन आज हमने आपको बताया, अब इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।